नमस्कार। अगर आप एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत के वाइसरॉय एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। 1858 से 1947 के बीच इन वाइसरॉय के फैसलों ने भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इन्हीं सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को हमारे सोर्स नोट से समझते हैं। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वाइसरॉय के कार्यकाल में हुई थी? सोचिए जरा, इसका जवाब हमें इसी विश्लेषण में आगे मिलने वाला है। आज हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे ताज के शासन की शुरुआत, फिर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की, इसके बाद आएगा जन आंदोलनों का वो महान दौर, और फिर हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, 1858 से 1888 का दौर। ये वो वक्त था जब 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और अपनी प्रशासनिक नींव डालनी शुरू की। और पता है खास बात क्या है? हमारी सारी जानकारी इन्हीं हाथ से बने नोट्स पर आधारित है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें कैनिंग से लेकर डफरिन तक के सारे मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं जो हमारे इस विश्लेषण का आधार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय थे। ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। इनके समय में इंडियन पीनल कोड यानी हमारी आईपीसी बनी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति खत्म की गई और 1862 में कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट्स की स्थापना भी हुई। आगे हैं लॉर्ड लिटन, जिनका कार्यकाल अपनी दमनकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसका सीधा सीधा मकसद था भारतीय भाषाओं के अखबारों की आवाज़ को दबाना। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के जरिए भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल बना दिया गया। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे लिटन के ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन ने उनकी नीतियों को एकदम पलट दिया। जहां लिटन ने प्रेस पर पाबंदी लगाई, वहीं रिपन ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। रिपन को उनके उदार सुधारों के लिए जाना जाता है, जैसे कि 1881 का पहला फैक्ट्री एक्ट, जो मजदूरों के लिए कुछ राहत लेकर आया। तो आ गया वो पॉइंट। हमारे शुरुआती सवाल का जवाब यही है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 में A.O. ह्यूम की मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये वो घटना थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलिए अब अगले दौर में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। ये वो समय था जब ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ पूरे भारत में एक संगठित राजनीतिक आवाज उठनी शुरू हो गई थी। इस दौर के सबसे चर्चित वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। एक तरफ तो उन्होंने पुलिस कमीशन जैसे कुछ प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन उनके सबसे विवादास्पद फैसले 1905 के बंगाल विभाजन ने पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया और इसी विभाजन ने राष्ट्रवाद की आग को और हवा दे दी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए। जबरदस्त विरोध के कारण 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। इसी साल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट आए। अब हम तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण दौर में आ गए हैं, जन आंदोलनों का युग। ये वो समय था जब आज़ादी की लड़ाई कुछ नेताओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वो जनता का एक जन आंदोलन बन गई। एक बार फिर चलिए अपने सोर्स पर एक नज़र डालते हैं। ये नोट्स कर्जन से लेकर रीडिंग तक के घटनाक्रम को संक्षेप में दिखाते हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं शामिल हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा। 1919 का राउलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन दर्दनाक घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन्हीं घटनाओं के नतीजे में 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए। लॉर्ड रीडिंग के समय में 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसी दौरान 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती जैसी क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुईं, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक अलग ही पहलू दिखाती हैं। इसके बाद आए लॉर्ड इरविन।
इनके कार्यकाल में तो घटनाओं की एक तरह से झड़ी लग गई। 1927 में साइमन कमीशन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और वो ऐतिहासिक दांडी मार्च, पहला गोलमेज सम्मेलन और आखिर में 1931 में गांधी-इरविन पैक्ट। ये टकराव और बातचीत दोनों का दौर था। और अब हम अपने अंतिम ऐतिहासिक खंड पर पहुंच गए हैं, जो हमें आज़ादी के और भी करीब ले जाता है। इस दौर में आखिरी बड़े कानूनी काम और आंदोलन हुए जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अंत की कहानी लिख दी। लॉर्ड विलिंगडन के समय का सबसे महत्वपूर्ण काम था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी दौरान हुई थी। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सभी वायसरॉयों में सबसे लंबा था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के साए में बीता। इसी दौरान पहले आम चुनाव हुए, लेकिन सबसे निर्णायक घटना थी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम और सबसे बड़ा जन आंदोलन साबित हुआ। क्रिप्स मिशन भी इसी समय भारत आया था। तो हमने 1858 से 1943 तक का लंबा सफर तय कर लिया। चलिए, अब परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं, ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस बनी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, लॉर्ड चेम्सवर्थ के समय जलियांवाला बाग हुआ, लॉर्ड इरविन के समय दांडी मार्च और लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत छोड़ो आंदोलन। इन जोड़ों को याद रखना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। चलिए, अब समय है अपनी समझ को परखने का। कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड विलिंगडन, सी लॉर्ड लिनलिथगो या डी लॉर्ड रीडिंग। थोड़ा सोचिए, हमने अभी इस पर बात की है और सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगडन। जैसा कि हमने चर्चा की थी, ये ऐतिहासिक अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। याद रखिए, वायसराय का कार्यकाल और उस दौरान हुई प्रमुख घटनाएं ये परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती